Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन इज with reference to पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यानी कोई पंचायत से रिलेटेड इंडेक्स निकाला गया है और पंचायत को क्या करेगा, एडवांसमेंट के लिए, ठीक है ना। उसी पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट, इट इज मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। यहाँ पर कीवर्ड देखिए, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स यूज टू एसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पर लोकलाइजेशन की बात हो रही है। लोकल किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप कब जानते होंगे, बहुत हमेशा जीएस का पेपर पढ़ते हैं, चाहे जीएस पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा आता है, फ्रिक्वेंटली करंट अफेयर में भी आता है। तो ये 2015 में आया था, लॉन्च हुआ था, ठीक। और इसमें 17 गोल है, कितने, 17 गोल। और ये हमेशा जीएस में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सस्टेनेबल गोल के जो 17 हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, वो हमेशा याद होना चाहिए। इससे याद होने के लिए एक ट्रिक भी है, लेकिन वो मैं इसमें नहीं बताऊँगा, वो बाद में कवर करूँगा जब सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे, ठीक। बस लॉन्च समझ लीजिए, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट कब तक है, टारगेट डाल लीजिए 2030 तक है, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इट कवर ऑल पंचायत अक्रॉस इंडिया। कौन सा, ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स लॉन्च हुआ, ये इंडेक्स जब तैयार किया गया तो सभी पंचायत को कवर किया गया है, ठीक, ये बता रहा है। नीति आयोग रिलीज द इंडेक्स, और ये बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया इंडेक्स, नहीं, नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स नहीं रिलीज किया गया, ठीक। तो ये गलत है, ये भी गलत है, पूरा पंचायत को एक कवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, इतना आपको मालूम होना चाहिए। नीति आयोग की जो है प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट है, और ये कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 में मोदी जी जो है, ठीक है ना। तो ये आपको इतना याद रहे, और इसका ऑप्शन हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि न्यूज में इसीलिए है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यानी पंचायत को बेहतर बनाने के लिए, जो गांव खेड़े हैं, पंचायती वाला, पंचायती, जैसे पंचायती हम पढ़ते हैं पंचायती राज, ठीक, थोड़ा सा जान लीजिए पंचायती राज जो पढ़ते हैं, ठीक ना। तो पंचायती राज हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। और ताकि पंचायत को हम बेहतर कर सकें, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया ताकि यहाँ पर ये पंचायत जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करे, और इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोला गया, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट है इस पंचायती राज में सबसे बेस्टर और सबसे बेस्ट जो की है एक, वो है पीपल पार्टिसिपेशन,
इसमें लोगों का पार्टिसिपेट होता है। ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों का डायरेक्ट और डायरेक्ट पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हो तो आप नोट डाउन करते रहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिश की है, लेकिन कौन सा किया है, तो ये पंचायत राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है ये मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर है, किसके लिए, तो लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। ठीक है ना। और ये 9 एरिया में, इसका मेन 9 एरिया है। 9 एरिया मतलब वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो आपका पॉवर्टी हटाना है, हंगर मिटाना है, फ्रेंडली चाइल्ड के लिए फ्रेंडली पंचायत बनाना है, वुमन के लिए फ्रेंडली बनाना है, इस जो चीज़ें, ठीक है ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किसके लिए, तो पंचायत के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो सब कुछ वही है, बस वहाँ पर पंचायत आप जोड़ देंगे तो क्लियर हो जाएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है। ठीक, सबसे आसान तरीका याद करने का। ठीक, इसमें आप देखेंगे इंक्लूड क्या क्या है, आप इसमें भी आप देख सकते हैं। तो पॉवर्टी फ्री, इम्प्रूव लाइवलीहुड, पंचायत किसका, हेल्थ चाइल्ड फ्रेंड, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस एंड पंचायत आर फ्रेंडली टू वुमन। तो इस तरह से देखा जाए तो 144 जो यहाँ पर 144 टारगेट इवोल्यूट किए गए थे। और यहाँ पर देखेंगे तो इस जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको करेक्टाइज, तो इसको इसमें जो स्केल दिया गया है वो 0 से लेके 100 पे बेस, मतलब सबसे बेकार को 0, उसके ऊपर 1, फिर 2, 3, इस तरह से करते हुए 100 तक का इस नंबर दिया गया है, जिसको स्केल बोला गया उसी। ठीक, और इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किसको, तो जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, जो पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, याद हो गया। तो इसमें कौन कौन है, तो आप खुद सोचिए। शुरुआत, सबसे पहले तो जो शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं, बिगिनर। तो बिगिनर कौन होगा, जो थर्ड डिवीजन लाता है, यानी 40% से नीचे नंबर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि भैया ये तो थर्ड डिवीजन है, शुरुआती बहुत नीचे है, तो बिगिनर। फिर उसके बाद एस्पायरेंट जो थोड़ा सीख रहा है, 40 से 60 के बीच में, सेकेंड डिवीजन। क्या है, सेकेंड, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मिलता है, क्या मिलता है ना, क्या ग्रेड मिलता है, परसेंटेज, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसी तरह से समझ याद कर लीजिए कि सबसे शुरुआती को 40 से नीचे है तो उसको थर्ड डिवीजन मतलब बिगिनर। फिर उसके बाद एस्पायरेंट वो है जो 40 और 60 यानी फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया, जो 60 से 75 के बीच में, यानी फर्स्ट डिवीजन तो लाया है लेकिन वो डिटेक्शन नहीं ला पाया, तो उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। फिर जो फ्रंटर हो गया, फ्रंटर कौन है, फ्रंट कौन हो गया, जो 75 से 90, ठीक, और जो अचीवर हो गया, मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया जो 90 से ऊपर, ठीक है ना, 90 से ऊपर अपने टारगेट को, जैसे तो बोला जाता है कि 90% आप लेके आओ परीक्षा में अपने। जब हम लोग हाई स्कूल या 10th में पढ़ते हैं तो CBSE बोर्ड वालों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड अब सेम हो गया, तो बोला जाता है कि भैया 90% लेके आओ, क्योंकि आप 90 लगेगा तो अचीवर हो गए, मतलब कि आप उस चीज़ को पा चुके हो। ठीक ना। और यहाँ पर पूरा इवरी पंचायत को कवर नहीं किया गया। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बस 3 चीज़ याद रखना है आपको। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, और ये सभी पंचायत को कवर नहीं किया गया है। और इसमें इसका जो स्केल है 0 से लेके 100 के बीच में बनाया गया है। इसमें 5 क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, जिसमें बिगिनर, एस्पायरेंट, परफॉर्मेंस, फ्रंट एंड अचीवर। ठीक, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पर ही टारगेट इसका है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, OTR। देखिए हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, चाहे UPSC का भरते हैं, ठीक, PCS का भरते हैं, तो उसमें एक आता है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो उस OTR की बात नहीं हो रही है, ठीक ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो OTR है, टर्म जो OTR है क्या है, आउट टर्न रेशियो, मतलब कितना आउटपुट आया। ठीक, रेफर टू, तो ये स्टॉक मार्केट से नहीं। ठीक, मेजर ऑफ इफिशियंसी ऑफ राइस मिलिंग प्रोसेस, करेक्ट। मेजर टू यूज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल, डिस्क्राइब द कंसिडरेशन ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू द ओरिजिनल, इनकरेक्ट है। मेजर विच असेस्ड ए कंपनी एबिलिटी टू कवर इट इमीडिएट लाइबिलिटी यूजिंग द लिक्विड एसिड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बी इज करेक्ट ऑप्शन हमारा है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अब ये आउट टर्न रेशियो न्यूज में क्यों है, ये कीवर्ड जब UPSC में पूछेगा, चाहे किसी एग्जाम में पूछेगा, तो हम कैसे, तो सबसे सिंपल तरीका है कि देखिए पंजाब जाना जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, किस लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन।
ग्रीन रिवोल्यूशन किससे है? तो ये खेती से, ठीक। सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल उगाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो उसमें पंजाब, तो पंजाब में सबसे पहले वहाँ पर यूज क्या होने लगा था? तो हाइब्रिड सीड का यूज होने लगा था, ठीक है ना। हाइब्रिड जब चीज़ें यूज होने लगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, ठीक। तब प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो FCI है, ये खास तौर से पैडी के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पैडी में क्या हुआ है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो बैन कर दी है हाइब्रिड पैडी सीड को, जो नॉन बासमती राइस को छोड़ के। नॉन बासमती राइस को आप छोड़ दीजिए, जितने भी हाइब्रिड पैडी सीड है उनको बैन कर दिया गया है, ठीक। रीजन क्या है कि FCI जो है इसका क्राइटेरिया जो है 67% क्या लिमिट रखा है, 67% रेंज रखा है कि इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मिलर बता रहे हैं, जो मिल चलाते हैं उसको बेचने के लिए, जब बेचने की बात आती है तो क्या होता है कि ये 67% को अचीव नहीं कर पाता है, और नहीं अचीव कर पाता है तो क्या वो 60 और 63 के बीच में ही रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके पॉकेट से खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उसको अब मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए था वो क्वालिटी नहीं है। मार्केट प्राइस जो क्वालिटी हो, जैसे कोई भी चीज़ आप बेचा जाता है, तो कोई भी चीज़ आप मान लीजिए बिस्किट आप खरीदते हैं, तो उसमें बिस्किट का कुछ क्वालिटी होना चाहिए। अगर उस चीज़ मेजरमेंट को नहीं, स्केल को नहीं फॉलो कर रही है तो उसको बैन कर दिया जाता है, आप मार्केट में नहीं लेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह से ने FCI का गाइडलाइन जो है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी के तहत ये सब चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 हाइब्रिड पैडी जो है रिकमेंड किया गया था प्लांटिंग करने के लिए पंजाब में, ठीक। कौन कौन से थे? सवाना याद कर लीजिए, VNR, कार्टेवा, बेयर एंड सम अदर प्राइवेट एंड सीड बिजनेस इन द स्टेट, यानी कुछ प्राइवेट को भी अथोराइज किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुआ कि हाइब्रिड में सस्टेबल जो एडवांटेज ओवर ट्रेडिंग की काइंड इंक्लूड द शॉर्टेज ग्रोइंग एंड साइकिल हायर हाइल्ड। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छा ही देखिए, जो हाइब्रिड सीड में या कोई भी हाइब्रिड में प्रोडक्शन हाई होता है, कम टाइम में उसका ग्रोइंग हो जाता है, कम टाइम में वो अपने आप को कंप्लीट कर लेता है, यानी उसको कम टाइम में ग्रो हो जाता है, रिप भी हो जाता है, और उसको मार्केट में पहुंच जाता है, यानी उसका टाइम पीरियड जो होता है छोटा होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए हाइब्रिड जो है पीरियड इसको डेवलप करने में 125 से लेकर 130 दिन लगता है, ठीक ना। तो ये सब इसका एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई तो जो राइस मिलर हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट राइस हाइब्रिड टाइप राइस को, क्योंकि राइस मिलर इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 67 OTR जो है सेट किया गया किसके द्वारा? FCI के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या हाइब्रिड राइस का जो OTR रेंज है वो 60 से लेकर 63 तक है, ठीक। अब इसलिए जो राइस जो मिलर हैं, मिल वाले हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत लॉस होता है, और लॉस होने पर क्या होता है अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट बैन कर दी है, ठीक ना, कि हाइब्रिड जो पैडी सीड है उनको अब नहीं बेचा जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मनरेगा से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनरेगा, इसका पहले नाम था नरेगा, बाद में यम जोड़ के महात्मा गांधी कर दिया गया, ठीक है ना। इसका क्या है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट, इट इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, करेक्ट। यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोग्राम है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो भी किसके साथ? गारंटी के साथ। कितने दिन का? 100 दिन का, 100 डे का, ईयर में 100 डे के लिए आपको ये गारंटी देता है कि भैया आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इम्प्लीमेंट नहीं, मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का काम नहीं है, ठीक है ना। अब सोचिए यहाँ पर नाम ही है रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन करेगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी, ठीक ना। वेज आर सेम थ्रू आउट द स्टेट, नहीं, सभी स्टेट में अलग अलग वेज है, समान वेज नहीं मिलता। आप न्यूज़ में कई बार पढ़ते होंगे कि कहीं मनरेगा का ज़्यादा वेज मिलता है, कहीं कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 60 रुपया मिनिमम वेज जो है फिक्स किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखा है तो ओनली वन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने ऑन द रूरल एंड डेवलपमेंट पंचायती राज
प्रेजेंट इट रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, ठीक ना। अब रिपोर्ट किस पर किया, तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी पर, ठीक। तो इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 6 सेक्शन जो है सेक्शन 61 ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948 में ये कहा गया है कि कहीं 60 रुपया से नीचे नहीं होना चाहिए। तो कुछ स्टेट जो है 61 रुपये दे देते हैं, 60 रुपये दे देते हैं, ठीक ना। फिर सेक्शन 62 में बोला गया है, सब क्लास 2 जो है इसी एक्ट का 1948 में, अनटिल द सेंटर नोटिफाई वेज रेट द स्टेट मिनिमम एग्रीकल्चर वेज रेट शैल बी टेकन एज द मंडे, यानी जब तक जो सेंटर है वो नोटिफाई नहीं करेगा कि क्या मिनिमम वेज होना चाहिए, वो मिनिमम एग्रीकल्चर वेज के रेट पर ही, यानी एग्रीकल्चर में मिनिमम वेज क्या होना चाहिए उस पर ही यहाँ पर मनरेगा पर लिया जाएगा। तो सबका अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई क्राइटेरिया है, या तो स्टेट या तो सेंटर नोटिफाई कर दे या तो सॉरी सेंटर नोटिफाई कर दे, या तो मिनिमम वेज एक्ट के तहत या मिनिमम एग्रीकल्चर वेज रेट के तहत। तो ये 3 क्राइटेरिया में से आपका कहानी चलती है, इसीलिए अलग अलग है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कवच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ कवच की बात हो रही है। कवच जानते हैं, कवच जो रेलवे में आए दिन करंट अफेयर देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, पलट जा रही है ट्रेन, लड़ जा रहे हैं, रेल हो जा रही हैं, तो वहाँ पर एक कवच टेक्नोलॉजी आई है। तो एक कवच टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, जो रेलवे में इम्प्लीमेंट की बात हो रही है और कुछ में किया गया है और इसको और बढ़ाने की भी बात हो रही है, ठीक ना। तो उसी पर क्वेश्चन है। तो पहला क्या स्टेटमेंट, इट लेट द लोको पायलट इन रनिंग अ ट्रेन विद इन स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट बाई ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन द केस लोको पायलट फेल टू डू सो। अगर लोको पायलट फेल हो जाता है तब यहाँ पर ब्रेक लगाने फेल हो जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक का काम करेगा, ठीक। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। कवच 5.0 यानी ये कवच का 5वां सीरीज लॉन्च हुआ है, 5th इच लेटेस्ट, ये लेटेस्ट सीरीज है किसका, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विच विल बी इम्प्लीमेंट टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन बाई 30%, 30% ट्रेन में इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। वह भी कौन सा, कवच 5 या 5वां सीरीज है, कवच का ही 5, यानी इसके पहले 4 हो चुके हैं, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर देखा जाए तो याद कर लीजिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्विन वैष्णव को याद कर लीजिए, आईटी मिनिस्टर भी हैं, रेलवे मिनिस्टर भी हैं, दो को पद लेके चल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक ना। कवच 5 का लेटेस्ट सीरीज क्या है, तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पर बम्बई से क्या करेंगे, 30%, बम्बई से शुरुआत होगी 30%। करंटली कवच 4.0 इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक। कवच अब इसका काम क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, देखिए सब कुछ हम बता दिए, ठीक है। उसको रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं, लंबा वीडियो होगा, इतना बहुत नहीं, बार बार न्यूज़ में आया है। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो है इज ए ट्रेन सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ये ट्रेन को सेफ्ट रखने का एक टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करेगा कि ट्रेन का स्पीड स्टे रखे विद इन द लिमिटेशन, यानी एक लिमिट के अंदर ही ट्रेन का स्पीड हो, और डिफाइन द सिग्नल सिस्टम, जो सिग्नल चल रहा है उसको डिफाइन करें, ताकि जब भी कुछ हो, ड्रेल हो, ये सब घटना ना हो, ठीक है, ट्रेन कंट्रोल में रहे, और अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो ब्रेक लगा के रुका जा सके, रुक जा, ऑटोमेटिक सब रुक जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू जर्म लाइन सीक्वेंस, यहाँ जर्म लाइन सीक्वेंस की बात की गई, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जर्म लाइन सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या पूछा है। इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट ए पर्सन वाज कंसीव एंड बोर्न विथ, क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जहाँ पर्सन कंसीव करता है और बॉर्न करता है इसके साथ ही, ठीक ना। तो ये करेक्ट है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रेड ब्लड सेल से ये नहीं होता है, ठीक। देखिए जर्म लाइन सीक्वेंस जो है इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ठीक ना, इंडिया का जो है क्या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, उसके तहत वहीं से लिया गया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP, ठीक है, जिसमें क्या है कि हम लोग कई रेस, जो इस रेस हैं, ह्यूमन रेस हैं, उनके जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक, कि ये इनका ओरिजिन क्या है, ठीक ना। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि देखिए जो रेड ब्लड सेल होता है, सेल में रेड ब्लड सेल होता है और वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक। तो रेड ब्लड सेल हमारा हीमोग्लोबिन के लिए,
लेकिन व्हाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं क्या, आर्मी, बॉडी ऑफ आर्मी। जब कुछ होता है तो ये व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाती है, जब भी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, डिसीज होता है, ठीक ना। तो ये जब हम जर्मलिन सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर सोचिए व्हाइट ब्लड सेल का ही बात हो रही है। तो यहाँ से ये जर्मलिन सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस व्हाइट ब्लड सेल से, क्योंकि इसी से हमको मालूम चलेगा कि क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है, रेड ब्लड सेल प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है, इतना ध्यान रहे, ठीक। ये कैरी करता है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन के साथ। इट कैन एक्सप्लेन इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर, ठीक। तो जर्मलाइन सीक्वेंस व्हाइट ब्लड के लिए है, इसलिए इनकरेक्ट हुआ रेड ब्लड से। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ये रेड ब्लड सेल के जगह व्हाइट ब्लड सेल होना चाहिए, और ये सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें कौन सा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ओनली 2। इस तरह से यूपीएससी में पूछा जाएगा तो वहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन एमबीटी effort to mapping it people's genetic variety has been completed and data are available for use। तो यहाँ पर इंडिया का जो वाला पहला फेस जो था उसको कंप्लीट कर दिया गया है जेनेटिक, और उसको अब यूज होगा, अब डाटा उसका यूज होकर अब उसको इन्फॉर्मेशन निकाला जाएगा कि क्या है, ठीक। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कलेक्ट द होल जेन सीक्वेंस, कितना, 10,000 पीपल फ्रॉम 83 एथनिक ग्रुप। आप याद कर लीजिए 83 एथनिक ग्रुप से। साइंटिस्ट जो यूज प्रोजेक्ट लाइक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट टू greater achieve germline sequence, achieve germline sequence which are the nucleotide sequence that person was born with। Over the time person DNA sequence evolve with each cycle and cell divide introduce few additional variety and mutation, ठीक। तो ये हम जानते हैं कि जब डीएनए में क्या होता है कि डीएनए क्या, जब सेल होता है तो सेल अपने आप को मारता भी है, जैसे आप जब पढ़ेंगे सेल के बारे में तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये सेल अपने आप को डिवाइड भी करते हैं, अपने आप को किल भी करते हैं और जनरेट भी करते रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर जर्मलाइन सीक्वेंस आर डिराइव फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल विच बेटर रिमेन द ओरिजिनल सीक्वेंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है ना। सेल डिवीजन का ये रिटेन किया गया है, ठीक है ना। अनदर among the other thing, the unique component of this germline sequence may provide information about the individual proclivities for specific disease and disorder। अब व्हाइट ब्लड सेल को आप स्टडी करेंगे तो समझिए उसमें आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक। डिसऑर्डर किस लिए यानी उसमें, ठीक ना। व्हाइट ब्लड सेल से ही तो हम पूरा दुनिया, पूरा समझिए कि एक तरह से अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो व्हाइट ब्लड सेल से ही पूरा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। आप जब भी देखिएगा पढ़ेगा तो आप कोरोना हो चाहे कोई भी हो तो वहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल यानी वहाँ पर टी सेल की बात आती है, बार बार आगे जाएंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन मिलता है, ठीक है ना। सर्टेन ट्रीटमेंट, ठीक, इसमें सर्टेन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जब प्रॉब्लम एग्जामिन हो जाएगा तो उसको सही करने के लिए ट्रीटमेंट आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 6 डेयर, यहाँ पर कहा विथ रेफरेंस टू डायर वोल्फ यानी भेड़िया कंसिडर फॉलोइंग, यहाँ पर भेड़िया की बात हो रही है। इट वॉज लार्जेस्ट ऑफ द लेट पेरियोस्टोन कैनाडीज ऑफ नॉर्थ, ठीक। सेकेंड स्टार्ट में रिसेंटली कोलोसाला बायोसाइंस हैज सक्सेसफुली यूज जेन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट checked replica of wolf that resemble the existing species। replica गलत, replica कर सकता है, कर सकता है। द फर्स्ट डेयर वोल्फ फोजल वेयर फाउंड इन 1854 फ्राम द ओरियो रिवर। तो ओरियो रिवर से पाई, यानी तीनों अगर स्टार्टमेंट देखा जाए तो करेक्ट है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर अब तीनों स्टार्टमेंट करेक्ट होता तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि कोई स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। अब कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो सही है। और लेट पेलियोस कनाडा, ये हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक ना। अब ये न्यूज में था लेकिन हम देखिए घबरा गया, ठीक ना। इसी तरह से जब फंसेगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक। रिफिल्का, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक ना। मच हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक। मच of what you know about their
वुल्फ ई ड्राइव फ्रॉम फोजल रिस्ट साइट एंड फोजिल रिस्ट साइट से ये प्राप्त किया गया। कहाँ से? तो ला बेरियटा पिट इन लॉस एंजलस। तो आप इस साइट को नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा साइट डेयर वुल्फ कहाँ से रिलेटेड है, तो साइट का नाम दे देगा और वहाँ पर गड़बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से थोड़ा सा इधर घुमा फिरा के देगा, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो जो साइट जो है ये ला बेरियट टारपिट जो साइट है लॉस एंजल्स में, ये नेचुरल ट्रैप की तरह काम करता है और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल को ये सेव करके रखा है। लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट 4000 डेयर वुल भी सेफ हैं, ठीक है ना। द जेनेटिकली आइसोलेट में भी कंट्रीब्यूट देयर डाउनफॉल। जब आइस एज आया था तो वहाँ पर इन्वायरमेंट में बहुत सारा चेंज हुआ और यहाँ पर डाउनफॉल हुआ और न्यू प्रेडेटर यहाँ पर अपीयर। डेयर वुल्फ विच हैव इवॉल्व इन किल द मैसिव हार्बीवोरस। और वहाँ पर क्या कि वुल्फ जो है ये जितने हार्बीवोरस थे उनको बहुत ज़्यादा किल करने लगे और यानी अपने फूड के लिए। और जब वो ख़त्म हो गया, हार्बीवोरस ख़त्म हो जाएंगे तो इनको भी बचने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब इनका भोजन ही ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो अब यही चीज़ अब वहाँ पर उनका मिला है, ठीक, फोजल से। और यहाँ से क्या हुआ है कि इनको यहाँ पर देखिए दे आर नॉट एग्जैक्ट ट्रिपिल्का, हम बोल रहे थे ट्रिपिल्का नहीं हुआ था एग्जैक्ट, बट प्रेजेंट स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल रिवॉल्व सम कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पर जीन टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर क्या किया गया है कि जो डेयर वुल्फ है उनका रिक्रिएट करने की, रिवॉल्विंग करने की किया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज हो गई है, ख़त्म हो गई है, उनको लाया कैसे जाए। तो डेयर वुल्फ वाज नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट प्लेस्टोसेन कैनाई एंड फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। और डेयर वुल्फ फोजल वाज डिस्कवर 1855 अलॉन्ग द ओरियो रिवर इंडियाना, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट यानी केवल सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट था, उसको आप देख लीजिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब 7 देखते हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैव द लॉन्च न्यू मिशन बायोमास मिशन विच विल मैप द वर्ल्ड आज फॉरेस्ट। यहाँ पर सब तो दे दिया है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट को ये मैपिंग करेगा कौन, बायोमास मिशन। और किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, लॉन्च किया जाएगा, विल भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में इसको लॉन्च करने की बात हो रही है, ठीक ना। तो ये कौन सा है, तो यूरोप स्पेस एजेंसी है और इसका टारगेट है कि बायोमास मिशन लॉन्च करेंगे। और इसलिए करेंगे कि ये मैपिंग किसको करेंगे, ये जितने दुनिया में फॉरेस्ट हैं उस फॉरेस्ट को मैपिंग करने की बात करेंगे। बायोमास मिशन जो है जो वर्ल्ड फॉरेस्ट को मैपिंग करेगा, क्या करेगा, वर्ल्ड फॉरेस्ट को मैप। और उसमें क्या, इसलिए कि यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम क्या है कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करने के बाद क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसको सिंक करने का जो कैपेसिटी होती है फॉरेस्ट के पास ज़्यादा है, कार्बन को भी सिंक करने का कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको स्टडी करने के लिए किया जा रहा है जो सेटेलाइट है, ठीक। इसमें सेटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, क्यों, तो सन सिंक्रोनाइज्ड सेटेलाइट, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, बार बार आएगा, अभी आएगा फिर तो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अप्रैल के लास्ट में, तो यहाँ पर CO2 लेवल को यानी पूरा ये समझ लीजिए कि फॉरेस्ट को जो है स्टडी करने के लिए कितना इसमें बायोमास का मिशन के अंदर फॉरेस्ट कई प्लांट में क्या चेंजिंग हो रहा है, क्या अंडरस्टैंड उसको सब, और कार्बन साइकिल को कंट्रोल करने और CO2 लेवल को भी कंट्रोल करने का काम होगा। जब पहले तो स्टडी हो जाए उसके बाद, ठीक। नेक्स्ट, with reference to India Middle East Europe Economic Corridor IMEC, consider the following statement। तो IMEC बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर पूरा नाम लीजिए ताकि याद हो जाए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसके नाम में ही कहानी छुपा हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट। अगर यहाँ बात करें इंडिया तो इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट का आपको समझ रहे हैं, मिडिल ईस्ट जितना भी गोल्फ कंट्री हैं, अरबियन पेनिनसुला है सब, ठीक ना। अब फिर उसके बाद यूरोप, तो यूरोप की बात यहाँ पर 3 एरिया की बात की गई है, ठीक ना। यानी कुल घुमा के अगर देखा जाए तो यहाँ पर गोल्फ कंट्री प्लस मेडिटेरियन सी वाला रीजन, ठीक। यहाँ से नाम ही याद हो जाएगा, रीजन भी याद है, और इंडिया, ठीक, इंडिया भी है, ठीक। ये 3 रीजन को इसमें कंट्रोल है। यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या ऐसा कॉरिडोर, तो ऐसा रास्ता बनाया, कॉरिडोर में रास्ता होता है, समझ रहे हैं, इकोनॉमिक, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को इकोनॉमी बूस्ट किया करेगा, नाम में ही सब कुछ है, ठीक। नाम को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, याद करना आसानी होगा, ठीक।
अब इसको समझिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेमोरेंडम साइन हुआ था। कब हुआ था? तो 2023 में, जब इंडिया में G20 का समिट हुआ था, उस समय ये है। लेकिन अब इस पर काम शुरुआत होने लगी है। जयशंकर जी अभी गए थे, ठीक है, इसलिए न्यूज में था। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए तो कौन कौन से स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोजेक्ट इज आउटकम ऑफ द ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कवरेज बिटवीन इंडिया, गल्फ कंट्री, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप यूनियन। करेक्ट। तो ये क्या ग्रोइंग डिप्लोमेट, आप देखिए ट्रम्प क्या है, टैरिफ ला दिया है। ठीक, जब ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ टैरिफ लाने के कारण यहाँ पर ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर राइज हो रहा है, ठीक ना। और देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, टू सीक टू डेवलप सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, रेलवे, रोड, सी लाइन, पाइप लाइन टू इन्हेंस द ट्रेड। हम ट्रेड को बढ़ाने के लिए, देखिए किसी भी इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होगी तो आप सोच लीजिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर या तो लैंड से चलेगा या तो सी से चलेगा। तो दो चीज़ों तो डेवलपमेंट होगा। सी से चलने के लिए क्या चाहिए हमें? पोर्ट चाहिए, पोर्ट डेवलपमेंट होगा। लैंड से चलने के लिए रेलवे मिलेगा और रोड, दोनों चाहिए। तो ये सब अपने आप डेवलपमेंट, ठीक ना। और इकोनॉमी, और उसके बाद ठीक, तो इतना सब आप समझ सकते हैं। जब भी कोई भी आपका एग्रीमेंट, कोई एमओयू साइन होता है, कोई ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप के नाम में ही आप समझिए कि सब कुछ छुपा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना अंडरस्टैंडिंग कब हुआ था? तो 2025-24 लिखा है, लेकिन नहीं 2024 नहीं 2023, इसको छोड़ के बाकी सब सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही, मतलब बी इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो है इटली गए थे विजिट करने, और इटली जब विजिट करने गए तो यहाँ पर ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, तो आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए किसको? एंटोनियो तजानी। अब इसका याद कैसे नाम होगा भगवान जाने, एंटोनियो याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्कस किए बायोलेटरल कोऑपरेशन वैरायटी एरिया इंक्लूड द डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी। और जयशंकर बिलीव द प्रपोज द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ट्रूली न्यू ग्लोबल एक्सिस है। यहाँ पर न्यू ग्लोबल एक्सिस, ये बच्चा जन्म ले रहा है। देखते हैं इसका फ्यूचर कितना होगा, भगवान जाने। कोई जितने भी ग्रुप बनते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फॉर इकोनॉमी के लिए एनर्जी, रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन, 3 इसका टारगेट है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज कनेक्टिव प्रोजेक्ट टू एम टू क्रिएट द सीमलेस नेटवर्क, पोर्ट, रोड, सी लाइन एंड पाइपलाइन, बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया, अरबियन पेनिनसुला एंड मेडिटेरियन सी एंड यूरोप। ठीक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर aspire to capitalize to existing commercial route between India, Arab Gulf as well Eastern Mediterranean, Europe to create infrastructure required to connect the Gulf and Mediterranean Sea। तो देखिए एग्जाम में अगर आ गया इजराइल का नाम, तो सोचेंगे यार इजराइल से तो युद्ध चल रहा है, अभी इजराइल और गाजा में प्रॉब्लम चला है, तो हम इजराइल को कैसे इसमें जोड़ेंगे? तो लेकिन नहीं, आप इजराइल भी इसमें जोड़ लीजिएगा, इसमें है नहीं तो ऑप्शन में आप घबरा देंगे। ठीक, तो यहाँ मेमोरेंडम 2023 में साइन हुआ था G20 के समिट में। और यहाँ पर इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट एंड अदर यूरोप यूनियन आए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सन डायल एंड क्लॉक टावर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर सन डायल और क्लॉक टावर की बात हुई थी। यहाँ पर सबसे बड़े तो न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया कि क्लॉक टावर अभी बिहार में, बिहार शरीफ जो बिहार स्टेट है हमारे भारत का, ठीक ना, वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पर क्या हुआ है कि क्लॉक टावर बनाया गया, वो न्यूज में आ गया क्योंकि उसमें चोर, क्लॉक टावर का क्या जो वायर होता है उसको ही चोर चोरी करके लेकर चला गया। ठीक, तो इसलिए क्लॉक टावर और सन डायल। तो देखिए देखते हैं फर्स्ट स्टार्टमेंट का, इट टेल टाइम यूजिंग शैडो कास्ट बाय सन। करेक्ट। सन डायल क्या होता है कि सन कोई बनाया देता है सूर्य, मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है और सन की रे पड़ रही है, ठीक, और यहाँ पर कोई वस्तु बना दी गई है, ठीक, जिसका नाम रख दिया गया है, इसको सन डायल बोल दिया गया। कोई वस्तु बना दी गई है और सन का जैसे जैसे इस पर रे पड़ेगा तो इसका इमेज कहीं ना बनेगा, इधर बनेगा, कब वो इमेज ऐसे बनेगा, कब वो बड़ा बनेगा, कब वो छोटा बनेगा, कब वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी इमेज के बेस पर क्या हुआ था, और यहाँ पर एक लाइन वाल होगी, चाहे कुछ भी होगा, यहाँ पर इमेज को रीड किया जाएगा कि कहाँ पर है। ठीक, जैसे जैसे इमेज, अब फिर इसे 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 इधर
इमेज के अनुसार इसको रीड किया जाएगा टाइम को। पहले के लोग इसी तरह से करते थे, ठीक ना। तो टाइम कीपिंग डिवाइस के, तो ये कौन है? ओल्डेस्ट ह्यूमन मेड टाइम कीपिंग डिवाइस। क्लॉक टावर वार erected Rose, North India in the year follow the revolt of 1857 to serve as reminder of the supremacy of Raj। तो ये रिमाइंड करता है, याद करवाता है, ठीक ना। तो ये कौन सा क्लॉक टावर 57 की क्रांति के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में कवर किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक ना, एकदम करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। बाकी आप सन डायल के बारे में सब जान गए। यहाँ पर आप एक चीज़ इतना जान लें कि कहाँ पर बिहार में, तो बिहार शरीफ, जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उस ध्यान से देखें, बिहार शरीफ याद पूछ देगा। बिहार शरीफ में क्लॉक टावर क्या हुआ, फंक्शन नहीं करना बंद कर दी क्लॉक टावर, क्योंकि वहाँ का चोर जो था उसका वायर ही लेके चला गया। अजीब अजीब इंसान है यार, अजीब अजीब लोग। विथ रेफरेंस टू F1 वीजा होल्डर, तो यहाँ पर F1 वीजा होल्डर के बारे में बात किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे इंजॉय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड राइट एज अमेरिकन सिटीजन। ठीक है, ये यूएस के द्वारा दिया जाता है F1 वीजा, और सेम करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टूडेंट इन यूएस F1 वीजा आर अलाउड टू वर्क ऑफ कैंपस इन फर्स्ट एकेडमिक, नहीं, फर्स्ट एकेडमिक ईयर में अलाउ ही नहीं करता है। द वीजा कैन सस्पेंड और रिवोक if immigration official determine the student are not complying with the visa rule, करेक्ट। तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक ना। तो F1 वीजा जो है अमेरिका में, और एक H1 वीजा भी दिया जाता है, ठीक ना, वो यहाँ से माइग्रेशन के लिए जो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर, और यहाँ पर ये वीज़ा वाला प्रॉब्लम इसलिए न्यूज़ में आया है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप नाम है जिनका, उन्होंने सिटीजनशिप ले के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम अपना इलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट किया कह के, ठीक। अब क्रिएट किया, उसका टाइम आएगा देखा जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द ओरिजिनल पेंटिंग फ्रॉम सिस्टियोज मैरी मैगलाने इन Scotty was unveiled at Delhi Italian Cultural Center. Which famous artist created this work? तो यहाँ पर दिल्ली में जो क्या हुआ कि एक 1600 AD के टाइम का मैरी मैगलाने का जो पेंटिंग मिली है, ओरिजिनल पेंटिंग मिली है, तो पूछ रहा है कि कौन बनाया था। तो इस पेंटिंग को माचिलैंगेलियो मेरिसी दा कैरा वेगियो, तो मैचिला मेरिस द कैरिया वेगियो के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि पीसीएस में, यूपीएससी में, सब में ये क्या देख देगा, तो दे देगा पेंटिंग, इधर दे देगा आर्टिस्ट, और उसको मैच कराने बोल देगा। तो आपको इतना ही मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये इटली का था, मैचिंग इटालियन था, ठीक ना। तो बस इतना ही याद होना चाहिए, ठीक। अगर आपको नोट करना है तो इसको आपको स्टॉप कर लीजिए वीडियो, इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बताया जाए। हाँ, एक चीज़ बताया जा सकता है, किरण नादार म्यूजियम आर्टिस्ट, ठीक ना, इसी में इसको रिवॉल्व, ठीक ना। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरल टैरिफ इम्पोजिशन। अब यहाँ पर देखिए यूनिलैटरल टैरिफ की बात हो रही है, इम्पोज आर comparable for the scale of the shock unless and the transformation agenda engage to the international trading monetary system or to other sections in story. In 1971, the US President unilateral ordered the suspension of convertibility of dollar into gold, with foreign government and central bank no longer able to exchange their dollar reserve for gold. It marked the beginning of the end of Bretton Woods regime. This turning point in global economic history is often referred as। तो यहाँ पर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो यूनिलैटरल टैरिफ इम्पोज की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इसी तरह से 1971 में, ये 1971 वो टाइम है जब हमारा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो पार्ट में तोड़ दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, ठीक।
याद रहे। यहाँ पर बांग्लादेश जन्म रहा था, वहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया कंट्रीबिलिटी करने, यानी कन्वर्ट नहीं कर, डॉलर को गोल्ड में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक थी या गवर्नमेंट थी उनको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हुई। अब वो जब प्रॉब्लम हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्या एकदम पूरा तूफान मच गया, हाहाकार मच गया। तो इसको हम बोला गया क्या, निक्सन शॉक। उसको क्या बोला गया, निक्सन शॉक। निक्सन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, निक्सन शॉक। निक्सन शॉक हो गए, पगला गए हैं, ठीक ना। तो उसी पर ये पूछा गया है, ठीक। तो वहाँ पर अब खुद सोचिए, जब पैसा जो आपके पास जिस देश की करेंसी है, यानी सोच लीजिए रुपया है, ठीक। रुपया को अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल में नहीं ला सकते हैं, ठीक, तो रुपया को कोई दूसरा देश किस यूज में लेगा, उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा। मान लीजिए कि चाइना को रुपया चाहिए, चाहे कुछ भी, तो चाइना अगर ये गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो चाइना रुपया लेके क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर गोल्ड में रुपया कन्वर्ट हो जाती है तो क्या करेगा, गोल्ड चाइना किसी और को दे देगा या उसको और किसी करेंसी में कन्वर्ट कर देगा, डॉलर में कर देगा, ठीक ना। तो इसी रुपया का कहानी गड़बड़ा जाएगा मार्केट में। तो और सबसे बढ़िया डॉलर की बात हुई, डॉलर पूरा ग्लोबल करेंसी थी, और वो सोचा कि ऐसा अगर कर देंगे तो लोग क्या है कि करेंसी हमारा यूज करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो डॉलर जो है केवल अमेरिका पर ही विश्वास, जो करेंसी को इशू करेगा उसी पर ही केवल पब्लिक विश्वास करेगी, उसके और वैल्यू पर नहीं विश्वास पाएगा। यानी गोल्ड में उसका जीरो, यानी गोल्ड में उसका वैल्यू जीरो है। तो दूसरे अब क्या इकोनॉमिक डमाडोल होने लगेगी, ठीक ना। अब इसी तरह से टैरिफ तो केवल अमेरिका किया, लेकिन सभी देशों पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है। अब पहले तो 1971 में ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी पक्का एक क्वेश्चन बनाएगा, टैरिफ को लेकर इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन को घुसेड़ देगा, ठीक ना, जिस तरह कोरोना के टाइम घुसेड़ा था। विथ रेफरेंस टू डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट की बात की गई है। इट वाज रिलीज बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन फाइनेंस सेक्टर एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी, करेक्ट। देखिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट में जो लॉन्च किया गया है, इसमें 3 एजेंसियां का नाम याद होना चाहिए। पहला सन इंडिया, सन फाइनेंस, जिसको हम वो लोग बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो डिजिटल थ्रेट मतलब डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी जितने भी हैं, ठीक ना, उसमें थ्रेटिंग की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। अगर देखा जाए तो कौन सी करेंसी है, बिटकॉइन जो करेंसी है उस पर उससे ज़्यादा क्या होता है, हो सकता है इसको क्या बोलते हैं, करप्शन या वायलेट द रूल ऑफ रूल रेगुलेशन, ठीक ना। आगे देखते हैं थ्रेट, यानी उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी देश की इकोनॉमी को आराम से। दिस रिपोर्ट फोकस ऑन बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, करेक्ट। इन स्टेट दैट वाइल्ड थ्रेट एक्टर इनिशिएट विथ बिटकॉइन फॉर illicit transaction, they have since migrated to other cryptocurrency like Monero। तो बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर यहाँ पर बहुत सारा ये जो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को ही नज़र में रखा गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों इज करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी डी एंड डी इज करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर ब्रेकिंग आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी सब हो गया कवर। अब यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द फीचर आर्टिकल 201 201 आर्टिकल की बात कर, डैट हैज कॉस्ट डिफरेंस इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट रिलेशन over the year in the sense of the time limit within which the president is required to declare the grant or withhold the assent one being in reserve for the his or her consideration by the governor, ठीक। देखिए 201 जो आर्टिकल है, 201 आर्टिकल जो है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर दोनों का बात की गई है, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक ना। अब इसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन भी आ जाता है, सेंटर और स्टेट रिलेशन भी आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब से मान लीजिए स्टेट है, स्टेट एक बिल दिया, गवर्नर उसको क्या किया कि
कंसिडर के लिए प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो इसमें यही कहा गया 201 में कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेज देगा। ठीक, अब भेज देगा तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसको क्या करते हैं, विथहोल्ड करते हैं या रखे रहते हैं या उसको डिक्लेयर उसको साइन करके फिर वापस करते हैं कि हाँ सही है, फिर उसके बाद स्टेट को अपना कानून मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ था कहाँ पर, तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु में नहीं हो रहा था तो तमिल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट गई तो गवर्नर को भी डांट फटकारा, कहा कि ये गड़बड़ है, बहुत सारा गड़बड़ है। ठीक ना, और यहाँ तक कि गवर्नर के साथ साथ पीएमओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी टाइम बाउंड कर दिया। ठीक, अब टाइम बाउंड कितने दिन का किया, 90 दिन का। ठीक, और ये टाइम बाउंड जो दिया बहुत अच्छा किया। ठीक ना, अब इससे क्या हुआ कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रखवाला स्टेट में कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देख रेख करने के लिए वो बनाया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रही है कि नहीं, वो क्या कर रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी और गवर्नर सही से काम नहीं। और हमेशा जब सेंटर में और स्टेट में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो कन्फ्लिक्ट राइज होता है। दिल्ली में भी राइज हो रहा था, अब तमिलनाडु में, तमिलनाडु वाला सुप्रीम कोर्ट गया तो अब देखिए नया एक टाइम बाउंड आ गया और यहाँ पर दोनों बोस को भी मिल गया लपेट खाने को। ठीक ना, यानी गवर्नर क्या है, गवर्नर एक कर्मचारी किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, इसके जीवन प्रशांत पर ये पड़े रहते हैं। गवर्नर कौन सा आर्टिकल में, तो 150 कितने में आर्टिकल में कोई बताए, 153 में। प्रेसिडेंट किस में है, प्रेसिडेंट आपका 52 आर्टिकल है। ठीक ना, ये पार्ट 5 में है, ये पार्ट 6 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक ना, तो ये आपको इतना बेसिक पॉलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया। ठीक, तो यहाँ पर यक्स कमीशन है द पॉइंट आउट द रिकमेंडेशन दैट डिफाइन टाइम लाइन टू अडॉप्ट facilitate and efficiently dispose of reference under the article 201। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले भी एक कमीशन बना था। कौन सा कमीशन बना था, जो रिकमेंड किया था कि भैया टाइम बाउंड करो, टाइम लिमिट करो, डिफाइन करो टाइम को, लेकिन नहीं हो रहा था। अंत में सुप्रीम कोर्ट आया और लात मार के किया। ठीक, कौन सा, सरकारिया कमीशन 1983 में और 2007 में जो है पुंसी कमीशन, दोनों कमीशन ने रिकमेंडेशन किया है। आपका परीक्षा में आए तो पूछ आप उसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, रिसेंटली तहवार हुसैन राणा अराइव इन इंडिया ऑन थर्सडे, 10 अप्रैल की बात है। फॉलोइंग द एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ही इज की कॉन्स्पिरेसी ऑफ द, किसका है, एक मेन कॉन्स्पिरेसी किसका, मुंबई अटैक 2008 का, मुंबई अटैक का। ठीक, और वहाँ से यूनाइटेड स्टेट से भारत सरकार ने इनको लेके आई है। ठीक, अब इन पर केस चलेगा। और ये तहवार हुसैन जो हैं राणा साहब, ये 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में 2000 अटैक हुआ था, वहाँ पर भी एक कॉन्स्पिरेसी किए थे। ठीक ना, 26/11 किसका है, तो आप ये इसी, और ये राणा को चिकागो में 2009 में अरेस्ट किया गया था, जिसमें टेरर अटैक में 166 पीपल को किल कर दिया था। ठीक ना, और यहाँ पर नेशनल NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इनको चार्ज फ्रेम कर दिया था 2008 में मुंबई अटैक के लिए। और अदर की है 26/11 का अदर की कौन है, हाफिज सईद। ठीक, कौन है, हाफिज सईद। ठीक ना, तो हाफिज सईद जो हैं और फाउंडर ऑफ लश्कर तोयबा के मेजर इकबाल हैं, शैडो ऑफ IS हैंडर एंड ऑफ टेररिस्ट ट्रेनर साजिद मजीद, आल्सो नो मजीद मीर, ये सब कहाँ पाकिस्तान में पढ़े हैं। ठीक, तो आज का हम लोग 15 क्वालिटी 50 क्वालिटी क्वेश्चन देखा गया। ठीक ना, पूरा वीक का, जो कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक था, और इस कंटिन्यूएशन को अगले वीक में भी हम करेंगे। ठीक, तो हम आप इससे करेंगे, आप इससे जुड़िए और अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। ठीक, और नोट डाउन भी कीजिए। और एक और चीज़ कहूँगा कि करंट अफेयर को जब भी आप देखने बैठे तो इसके साथ एटलस लेके बैठे। एटलस से क्या होगा कि आप मैपिंग भी कर लेंगे। ठीक, मैं मैपिंग करूँगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे ही भी लंबा हो जा रहा है, और ये कोशिश रहेगा कि 1 घंटा से पार ना जाए। ठीक, ये 45 मिनट 1 घंटा के बीच में रहे, और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक, तो धन्यवाद।
आपको देखने के लिए। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी आप कोशिश कीजिए, आप धीरे-धीरे देखेंगे तो पसंद आने लगेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो पढ़ने वाले नहीं हो, अपने दोस्त जो पढ़ने वाले दोस्तों को अपने शेयर करें, ठीक। और इससे जुड़िए और इस फैमिली को लंबा कीजिए, बड़ा कीजिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।